प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन साहब की लिखी हुई किताब उर्दू की कहानी से हमारा 7वां सबक बतौर मजमून ज़बानों का अगर हिंदुस्तान पेश किया गया है। मेरे अजीज़ तालिब इल्म जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब का एक इजमाली उनकी ज़िंदगी को गोशा बयान कर दूं कि ना सिर्फ ये कि वो उर्दू अदब के बेहतरीन नाक़िद थे, एक मुसन्निफ़ थे, बल्कि इसके अलावा वो बेहतरीन मुक़र्रिर भी थे। उर्दू की किताब और उर्दू की कहानी के ज़रिए आपने ये बताने की कोशिश की है कि उर्दू हिंदुस्तान में किस तरह वजूद में आई। हिंदुस्तान जन्नत निशान, तमाम दुनिया में सबसे अनोखा मुल्क है। कसरत में वहदत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस ख्याल को हमारे मुल्क ने जितनी अच्छी तरह से पेश किया है वो अपने में अपनी मिसाल है, खुद में अपनी मिसाल है। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है। कहीं ऊंचे पहाड़ आपको मिलेंगे, कहीं रेगिस्तान मिलेंगे, कहीं बहती हुई नदियां हैं तो कहीं फैले रेगिस्तान है, कहीं सोना उगलती ज़मीन है तो कहीं बंजर ज़मीनें आपको मिलेंगी। फिर यहाँ के बसने वाले भी अलग अलग हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई पस्ता कद, कोई लंबे कद का। और जैसे अफराद हैं उसी तरह से उनकी जिंदगियां भी हैं, उनका रहन सहन भी है, उनकी माशरत भी उसी तरीके से। यहाँ जाने कितने तरह के लोग, कितनी तरह की ज़बानें बोलने वाले अफराद, कितने मज़ाहिब के बोलने वाले अफराद मौजूद हैं। लेकिन इस मुल्क में अजीब अजीब लोग हैं तो अजीब अजीब ज़बानें होंगी, और ये एक फ़ख्र की बात है, बजाय इसके कि इसको एक तकलीफ का बात समझी जाए। ये एक फ़ख्र की बात है कि इतने सारे मज़ाहिब, इतनी सारी ज़बानें बोलने वाले अफराद एक जगह मिलजुल कर रह सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आपने बताया कि 5000 साल पहले यहाँ कौन लोग थे, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ दूर दराज से लोग आकर बसने लगे थे। इतना समझ लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि दुनिया में जो पुराने अफराद थे वह वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे। पत्ते खा के, जानवरों को मार के, जड़ों को खाकर अपनी जिंदगियां बसर करते थे, और खाने की तलाश में टोलियों की शक्ल में, गुरूहों की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में ये मारे मारे फिरते थे। ऐसे ही लोग अपने इलाके से निकलकर हिंदुस्तान में आए, और आज भी इनमें से कुछ ऐसे अफराद हैं उस जमाने के जो हिंदुस्तान में आबाद हैं। ये सब लोग बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल अलग है और इनकी ज़बानें भी अलग हैं। इनमें दो ऐसे कबीले आज भी बहुत मशहूर हैं जो कोल और मुंडा कहलाते हैं। ये अपनी अपनी ज़बानें बोलते हैं। उसके बाद जुनूब की तरफ से कुछ लोग आए तकरीबन 1500 साल पहले। ये लोग द्रविड़ कहलाते हैं, और इन्होंने मैसूर में, आंध्र प्रदेश में, केरल और तमिलनाडु में आके बहुत ज़्यादा तरक्की की। आपने तेलुगु और तमिल ज़बानों के नाम सुने होंगे, ये इन्हीं द्रविड़ लोगों की ज़बानों के नाम है। ये तो हमारे हिंदुस्तान का पस मंज़र था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर क्या हाल था? ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक और कौम थी जो आर्या कौम कहलाती है। ये कौम जो थी ये बड़ी बहादुर थी, बड़ी खूबसूरत थी, और ये लोग खेती करने जानते थे, घोड़े से काम लेना जानते थे। ये कौम भी यहाँ आई और इन्होंने उत्तरी भारत में, यानी नॉर्थ इंडिया में, शुमाली हिंदुस्तान में वहाँ के राजाओं को हरा कर वहाँ अपनी हुकूमत कायम की। वो नज़्में, भजन और गीत भी लिखते थे। ये बात हमको याद रखना चाहिए कि उन्हीं अफराद की ज़बान आर्याई ज़बान थी, और उस आर्याई ज़बान की एक शाख संस्कृत थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि संस्कृत बड़े लोगों की ज़बान कहलाने लगी और आम लोग इससे दूर होते चले गए।
तो जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे वो प्राकृत बोलते थे। हर इलाके में अपनी अपनी प्राकृत थी, और प्राकृत कोई एक जबान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृति थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क है, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी। उस जमाने में बुद्ध मजहब जब आया तो उसकी तालीमात इतनी आसान थी कि तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बहुत से लोगों ने बुद्ध मजहब को कबूल किया, तो अब मुकाबला करना था। उन अफराद ने जो मुकाबला किया, जो संत पैदा हुए, साधु पैदा हुए, तो उन्होंने आम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए अपने सारे मजहब की बातें, धर्म कर्म की बातें प्राकृत जबान में की। तो यहाँ हम दूसरी प्राकृत को नहीं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, बल्कि हम देखेंगे कि हमको किस प्राकृत से काम है। शुमाली हिंदुस्तान में उस वक्त एक प्राकृत बोली जाती थी जिसका नाम था शूर सैनी जबान, बहादुरों की जबान। और इसी शूर सैनी जबान से जो भाषाएं पैदा हुई, जो जबानें पैदा हुई, उसमें हिंदी और उर्दू भी है। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया, ये तमाम जबानें आर्याई जबान से ही निकली हुई हैं। हाँ, एक बात और है कि जब मुसलमान यहाँ आए तो उनके ज़माने में उर्दू ज़बान तरक्की करने लगी। जब लोग उर्दू को मुसलमानों से जोड़ते हैं तो हम लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, और ताज्जुब इस बात पे होता है कि जब मुसलमान हुक्मरान यहाँ आए तो क्या उनकी ज़बान उर्दू थी? वो तो फारसी बोलते थे। आप देखिए, जितने अफराद थे वो फारसी बोलते थे, उनकी ज़बान थी अफगानी, उनकी ज़बान थी पश्तो। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने उर्दू ज़बान को तरक्की दी, ये और बात है। अगर ऊपर जितनी बातें हमने बयान की वो आपके समझ में आ रही हैं, तो हम देखेंगे कि गुज़िश्ता 1000 साल के अंदर जो ज़बानें तरक्की पाने लगी उसमें से उर्दू भी एक ज़बान है, जिसको हम लश्करी ज़बान या हिंदवी ज़बान के नाम से भी जानते हैं। यहीं के लोगों ने इसे तरक्की दी है, यहीं के लोगों ने इसकी मदद की है। और क्या इसकी बनावट, इसकी बातचीत यहाँ की नहीं लगती? इसका रंग, रूप, बनावट, तर्ज, लहजा, हर चीज़ इस बात को बताती है कि उर्दू हिंदुस्तान की ही ज़बान है। अगर ये इसको दूसरे मुल्कों में बोला जाने लगे तो ये वहाँ की ज़बान नहीं होगी, बल्कि हिंदुस्तानी ही रहेगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करें। हमको, हमारे वीडियोस को देखिए, उसको लाइक कीजिए, और इंतज़ार करेंगे हम आपके इस कमेंट्स का या इस जुमलों का। ऐसे जुमले जो हमारे इस काम में और हमारे मददगार साबित हो। आपकी मशवरा और आपका इंतज़ार रहेगा। सलमान हुसैनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।